So ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome the celebrity global Black Diamond director, Mrs. Surekha Bhargav on the stage. मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खुश हैं? खुश हैं? क्यों? मैं आई हूं, मेरे आने से क्या होगा? क्या बनेंगे? मिलेनियर बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। मिलेनियर बनने से क्या होगा? खुशियां आएंगी, सपने पूरे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आप भी यहाँ अपने सपनों के लिए यहाँ हैं, मैं भी यहाँ अपने सपनों के लिए हूँ। तो एक बार उन सपनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां अपने सपनों के लिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक फ्रेंड्स, दिस इज अमेजिंग। सबको सपने पूरे करने हैं, यस और नो? और सपने पूरे करने में हम सबका एक सेंटर पॉइंट अभी है मनी। सी, फेज आते हैं, अलग अलग फेज आते हैं सपनों के भी, पर उसमें एक बेसिक जो नीड होती है वो पैसे की होती है, यस और नो? तो क्या हो कि हम आज का सेशन मनी को डेडिकेट कर दें, या बेटर वर्ड्स में कहूं तो क्या हो हम आज का सेशन लक्ष्मी जी को डेडिकेट कर दें? चलेगा? लक्ष्मी माँ को समर्पित। बट अब लक्ष्मी जी के साथ एक खास बात है कि उनके पास एक सवारी है जिसको उल्लू कहते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी इसलिए उल्लू पे सवार होके आती हैं, वो ये बताना चाहती हैं कि उल्लू से उल्लू आदमी भी लक्ष्मी को पा सकता है। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है। बट एक शर्त है, सरस्वती माँ हमेशा कमल पर विराजमान रहती हैं। वो अपनी धुन में मस्त वो बैठी रहती हैं। सरस्वती जी को लेने हमें जाना पड़ता है, और जब सरस्वती माँ को हम लेने जाते हैं तो उसके बाद लक्ष्मी खुद चल के हमारे पास आती है। तो आज आप सब सरस्वती माँ को लेने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए हो जाए। जोरदार तालियां। सरस्वती मतलब ज्ञान, नॉलेज, विजडम। जो चैप्टर हमने पढ़े नहीं उन चैप्टर को पढ़ने के लिए हम आए हैं। जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उन चैप्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए हम आए हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उस एक क्षण के लिए आए हैं जो हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आता है। वो एक क्लिक, जब उसे पता चलता है कि मैं भी अरबपति हूँ, मैं भी धनवान हूँ, मैं भी बहुत सफल हूँ, मुझसे ज्यादा सफल कोई हो नहीं सकता, और मुझे मेरी चाही गई सफलता को पाने से कोई रोक नहीं सकता। वो एक क्षण होता है, वो एक मोमेंट होता है, वो एक क्लिक होता है। जब हम इस तरीके की इवेंट्स में, इस तरीके की वर्कशॉप में आते हैं, तब वो क्लिक किसी को पहले क्षण में, शायद कुछ लोगों को भी मिल गया होगा, कुछ लोगों को शायद आखिर तक मिलेगा। वो एक क्षण आपका कब आएगा हमें नहीं पता, पर अगर आपने सच्चे दिल से चाहा तो आएगा। तो आप क्या तैयार हो? आर यू रेडी? तैयार हो? आइए कुछ सरस्वती माँ का गुणगान करते हैं, कुछ लक्ष्मी माँ का गुणगान करते हैं। और इस गुणगान करने में अगर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का गुणगान करना हो
तो मेरी कहानी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है। यस और नो? इसलिए नहीं कि वो मेरी कहानी है, इसलिए क्योंकि वो एक आम हिंदुस्तानी की कहानी है, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी कहानी है जो हिंदुस्तान की गली गली में, घर घर में एक किसी व्यक्ति की कहानी हो सकती है, इसलिए क्योंकि वो आपकी कहानी हो सकती है, और इसलिए क्योंकि जो मेरी कहानी है वही आप में से कईयों की कहानी बनती जा रही है। यस और नो? तो आइए चलिए दोहराते हैं। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग नए होंगे, पर मेरा इरादा मैं करने का नहीं है। मैं जो भी अपने बारे में, जो भी अपनी सफलता और असफलता की कहानी आपको सुनाऊंगी, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपके दिल के अंदर तक चली जाऊं, सातों दरवाजे खोल के अंदर जाऊं, एक आपको सिर्फ वो एक एहसास कराऊं कि अगर सुरेखा भार्गव कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, और फिर वो दरवाजे वापस बंद करके, ताला लगा के, चाबी यहीं कहीं जाते वक्त फेंक करके जाऊं। क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप मेरे साथ हो? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। हालांकि मेरे दादाजी बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, और अजमेर शहर की जो पहली गाड़ी थी वो हमारे दादाजी की थी। मेरी दादी जब शाम को बग्गी में बैठ के घूमने निकलती थी, रोज घूमने जाती थी नई साड़ी पहन के, नया जेवर पहन के। लोगों ने उनको चीजें रिपीट करते नहीं देखा, तो लोग ये देखने आया करते थे सड़कों पे कि आज जजनी ने क्या पहना है। ये मेरी खानदानी विरासत आप कह सकते हो ये थी। रिटायर होने का टाइम आया तो बहुत सारे बच्चे थे, बड़ा परिवार था, दादाजी को बहुत सारा पैसा मिला था। एक दो उन्होंने सफ़ेद मार्बल की खान खरीद ली, कोई पिंक मार्बल की खान खरीद ली, और एक पत्थर कटिंग की मकराने में मशीन लगाई, और जो उनको सबसे लायक उनके बेटे लगते थे, हमारे एक ताऊजी, उन ताऊजी के नाम सब कुछ करके, और उन्होंने वो बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू हुआ, अच्छा चला या बुरा चला वो हमें बहुत अच्छे से पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि थोड़े समय बाद हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी में काम करने लगे, मम्मी स्कूल में पढ़ाने लगी। हम बहनें, मम्मी दो बहनें, उस समय हम बड़ी थी तो दोनों स्कूल जाती थी, मम्मी पटरी के बीच बीच में चलती थी, हम दोनों बहनें उनका हाथ पकड़ के पटरी हम स्कूल जाया करते थे, हमें पता है। फिर कुछ शायद घर परिवार में कुछ अनबन हुई होगी या जो भी हुआ होगा, एक छोटे से घर में हमारा परिवार शिफ्ट हो गया, पापा, मम्मी और हम 3 बहनें। मेरी छोटी सी बहन थी तब, हम 3 बहनें। इस स्टेज जितना हमारा घर था उसमें 10 किराएदार थे, एक कमरा एक रसोई, एक कमरा एक रसोई थी। सब लोग नहाते रसोई में ही थे, और सुबह हम जंगल जाया करते थे शौच के लिए। ये मेरा इतिहास है। धीमे धीमे तरक्की शुरू हुई, मम्मी स्कूल में जाती थी, पापा की जोधपुर डेयरी में नौकरी लगी, पापा जोधपुर डेयरी में कई साल पापा ने अकेले काम किया, हम लोग मकराने में मम्मी के साथ रहते थे। बड़ी गरीबी देखी उस समय हमने, पर तब ये नहीं पता था कि उसको गरीबी कहते हैं। मुझे याद है हम छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी में बैठ करके पिकनिक मनाने जाते थे। मैं आपको अपनी मानसिक स्थिति बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं मेरी आर्थिक स्थिति नहीं बता रही, मैं आपको मेरी मानसिक स्थिति बता रही हूँ कि हम छकड़ा गाड़ी पे बैठ करके जब कभी पिकनिक या मेले पे जाया करते थे तो मम्मी 5 रुपए देती थी कि बेटा ये मेला खर्ची है। और मुझे अच्छे से याद है कि हम खर्च करके नहीं आते थे। गोले पे गए, गोले की ठेले पे गए तो अरे पैसा खर्च हो जाएगा, मैरी गो राउंड पे जाके खड़े हुए तो अरे 2 मिनट में इतना पैसा खर्च हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सुबह से शाम बहनें मेला घूम करके वापस आ जाती थी 75 पैसे का शहतूत लेकर के कि चलो घर में बैठ करके सब लोग मिलकर के खाएंगे। हम अंदर से मानसिक स्थिति में हम इतने गरीब थे, पर फिर बस पढ़ाई लिखाई करते गए। मम्मी का भी जोधपुर ट्रांसफर हो गया, मम्मी के पास साइकिल थी, मम्मी साइकिल पे स्कूल जाती थी, पापा के पास स्कूटर था, हम बहनों को साइकिल दिलाई गई। फिर तब भी लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया था कि भार्गव जी लड़कियां हैं, क्यों इनके चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों ये साइकिल वाइकिल के चक्कर में पड़ रहे हो, कल को गिरा गई, कोई ठोडी वोडी कट गई, टांके आ गए तो और डबल दहेज देना पड़ेगा, इनको पढ़ाओ लिखाओ, बेसिक डिग्री कराओ और इनकी शादी करो, इन्होंने कौन सा आपका नाम रोशन करना है। ये हम बहुत बार सुनते थे। पापा ने जब साइकिल दिलाई तब लोगों ने यही कहा, पापा ने जब ट्यूशन कराया तब लोगों ने यही कहा, जब पापा ने लूना दिलाई तब तो न जाने कितने लोग घर पे आए फ्री की एडवाइस देने के लिए कि भार्गव जी किन चक्रों में पड़ रहे हो। मेरे पापा एक ही बात कहते थे, नहीं ये मेरी बेटी थोड़ी है, मेरा बेटा है, ये बेटी थोड़ी है, मेरा बेटा है। दोस्तों मुझे याद है जिस क्वार्टर में हम रहते थे उसमें सीढ़ियां नहीं थी, और हर दिवाली जब सफाई होती थी पापा मेरे से कहते थे चढ़ जाओ। अब मकान की छत जिसपे सीढ़ी नहीं है, मेरे पापा को भरोसा था कि ये चढ़ सकती है, और उनके भरोसे के कारण मुझे याद है हम हर दिवाली बिना सीढ़ियों की छत पर, इस पे चढ़े, इस पे पैर रखा, इस स्टैंड पे पैर रखा और फांद करके छत पे जाया करते थे, और दिवाली की झाड़ू लगा करके हम उस पे आया करते थे। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ये मानते थे कि मैं उनका बेटा हूं, क्योंकि पापा का ये कहना था हम कर सकते हैं।
जब कोई कहता है, जब कोई मानता है कि आप कर सकते हो, तो हमारी भलाई इसमें है कि हम भी माने कि वो सच कह रहा है, और नहीं भी कह रहा है तो हमें उसको सच साबित करके दिखाना है। जिंदगी में जब हम किसी को इतना अपना मानते हैं, जिंदगी में जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, अपने से ऊपर उठ करके उनके विश्वास में विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। और वही मैंने बचपन में सीखा। जब पापा कहते थे यू कैन डू इट, तो हमने सोचा यस वी कैन डू इट। पढ़ाई होती रही, मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल करी, यूजीसी नेट क्लियर किया, मेरी पीएचडी की डिग्री शुरू हुई। तब मेरे लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। तब भी मेरे पापा का यही एटीट्यूड था कि भैया मेरी बच्चियां बेस्ट हैं, उनके लिए बेस्ट मिलना चाहिए। लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई, काफी लंबा चौड़ा मेमोरी जॉगर था मेरे पापा का। इलाहाबाद में इसको देखना है, इंदौर में इसको देखना है, दिल्ली में इसको देखना है, लखनऊ में इसको देखना है। लिस्ट बनाई और सबको चिट्ठी पत्री लिखी गई और फिर देखने दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। पहला लड़का जो आया तो पता चला जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और बहुत हंस रहे थे। हमारे यहाँ क्या होता है, लड़का लड़की को 2-4 मिनट अकेले बैठने देते हैं। तो जब मुझे अकेले बैठने का मौका दिया गया तो बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे, बात बेबात। और मैं सोच रही थी यार इसकी हंसी बड़ी अच्छी है, इसकी हंसी के लिए जिंदगी निकाली जा सकती है, बाकी सब मारो गोली, इस हंसी के लिए जिंदगी निकाली जा सकती है। फ्रेंड्स, मैंने मेरे पापा को बोला मुझे लड़का पसंद है। पापा कहने लगे सोच लो, ये तो स्ट्रगलिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो 4 बजे लखनऊ का हजरतगंज का फर्नीचर शोरूम के मालिक का इकलौता बेटा आ रहा है, वो बहुत पैसे वाला होगा। उनका नहीं पापा मुझे पसंद है। कि नहीं नहीं, वो इलाहाबाद वाले प्रिंटिंग प्रेस वाले को भी देखना है, इंदौर वाले के 10-407 चलते हैं उनको भी देखना है। उनका पापा मुझे पसंद है। कहने लगे नहीं अब तो सबसे फिक्स तो है, चलना तो पड़ेगा। मैं मेरी मम्मी को कह के गई थी, मम्मी पापा की खुशी के लिए जा रही हूँ, पसंद मेरे को यही है, हाथ इसी पे रखने वाली हूँ। यू शुड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। हमेशा अपने दिल को फॉलो करो, पैसा तो आ ही जाएगा। अगर पैसे को फॉलो करोगे तो दिल का पता नहीं है कि खुशी आएगी या नहीं खुशी आएगी। यही हुआ, पापा हर जगह मुझे घुमा के लाए और फाइनली मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण भार्गव पे उंगली रख दी। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी हंसी पसंद थी। उस हंसी के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार थी। खैर, शादी और सगाई के बीच का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो गया। कभी कभी बैल बजती थी, सुबह सुबह 6 बजे दरवाजा खोलती थी तो सरप्राइज देने के लिए अरुण जी खड़े होते थे। होता है ना, सरप्राइज सगाई और शादी के बीच चलता है। गिटार बजाते थे, मुझे अच्छे अच्छे रोमांटिक गाने सुनाते थे, बड़ा खुश करने की कोशिश करते थे। फिर पूछते थे तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? उनका नहीं, मेरे को हाँ आती है, 2 व्हीलर है मेरे पास। क्या लगे नहीं तुम्हें कार चलानी आती है? उनका नहीं, कार चलानी तो नहीं आती, कि सीखनी पड़ेगी। मैंने मनी मन सोचा इनके पास तो जरूर कार होगी। जब मुझे कह रहे हैं कि सीखनी पड़ेगी तो खुद के पास तो जरूर कार होगी। मैंने कहा हाँ सीख लूंगी। मैंने मेरे मम्मी पापा से कहा कि भैया कार चलाना सीखने के लिए कह रहे हैं, तो उस समय कुछ 1000-1200 रुपए लगते थे। मेरे को उन्होंने मोटर ड्राइविंग में डाल दिया। वो तो शादी के बाद मुझे पता चला कि इनके पास कार नहीं है। ऐसे ही पूछते थे। उनका सपना था कि उनकी बीवी कार चलाए, तो वो सपने के लिए पूछते थे, कार वार थी नहीं उनके पास। मुझसे बार बार पूछा करते थे कि घूमने कहाँ चलोगी, घूमने कहाँ चलोगी। अच्छा, मेरे ना एक मामा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं। उन्होंने पहली 3 पहिए की कार मैंने उनके पास देखी, ऊपर से खुलने वाली, छत खुलने वाली कार मैंने उनके पास देखी। तो मेरे माइंड में अंदर से कहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे वाले होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पैसा कमाया जा सकता है। तब मुझे ये नहीं पता था कि मामा तो साथ में इन्वेस्टिंग का भी काम करते हैं, वो तो पैसा उधार देते हैं, उससे कमाते हैं। पर जो भी है, मेरे माइंड में अपनी कुछ नोशन थे। ये पूछा करते थे कहाँ घूमने चलोगी, कहाँ घूमने चलोगी? तो मैं कहती थी जहाँ ले चलो, जहाँ ले चलो। लड़की हर यही कहती है, उस जमाने की तो यही कहती थी। शादी हो गई फिर भी ये पूछते रहे कहाँ चलोगी। तब मेरी बत्ती जली कि अभी भी पूछे को टिकट विकेट बुक ही नहीं कराया इन्होंने। फिर ये मुझे 18 घंटे बस में बैठा के कुल्लू मनाली लेके गए। रास्ते में बताया भैया मेरे पास काम बहुत है, फाइलें बहुत हैं, पैसा कम है। लोग काम करा लेते हैं, अपना ही पैसा देने के लिए 2-2 घंटे उनके ऑफिस के बाहर बैठना पड़ता है। और मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तुम मेरा साथ दोगी ना? और हर लड़की क्या कहती है, हाँ हमें घर में सिखाया जाता है जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल साथ दूंगी। शादी में इतनी साड़ियां, इतने जेवर मिले, जिंदगी भर एक भी साड़ी नहीं दिलाओगे तो भी चलेगा, जरूर साथ दूंगी, मेरे को क्या दिक्कत है। शुरू हो गई जिंदगी। अच्छी थी, बहुत एंजॉय किया मैंने। ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। डिनर में सोचते थे ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। कम से कम मेरे पास मेरे हाथ के बनाए हुए 20 स्वेटर हैं। हर साड़ी में फॉल अपने हाथ से लगता था। बच्चे के स्वेटर बनाते थे, स्वेटर, किरोशिया, शटल, अचार, पापड़, बढ़िया। घर वालों को 2 मिनट लगता था कहने में जूस बना दो। हम जी बैठ के गाजर छील रहे हैं, टमाटर छील रहे हैं, चुकंदर छील रहे हैं, धनिया, ये वो। 15-20 मिनट 25 मिनट लगा के जूस बनाया। पीने वालों ने गट 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 करके पी लिया, इसमें थोड़ा काला नमक कम है। और फिर हम 15 मिनट अगले सफाई कर रहे हैं जूसर की। मुझे लगता था ये करने के लिए तो मैं खाली पैदा नहीं हुई है, कुछ तो है जो जिंदगी में आगे आएगा। खाली ये करने के लिए तो मैं पैदा नहीं की गई हूं। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, रियलाइजेशन।
अवेयरनेस। अगर हम मानेंगे ही नहीं तो जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो कुछ नया करेंगे नहीं। हम जिस भी स्थिति में आज हैं, हमें ये जाग होनी चाहिए कि दिस इज नॉट इनफ। मैं इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं कुछ और परस्यू करना चाहती हूं, मैं कुछ जिंदगी में और करना चाहती हूं, कुछ और बनना चाहती हूं, कुछ और पैसा कमाना चाहती हूं। जो भी हमारी अंदर की बात है ना, वो खुद से बात करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग ना डरते हैं कि अगर आज मानेंगे कि हमें कुछ और चाहिए, तो जैसे ही आप मानते हो आपकी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मान लोगे तो उसका कुछ करना पड़ेगा। अगर मान लिया कि जी मेरे को संगीत सीखना है, तो संगीत सीखने के लिए जाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। और मानव आलसी जीव होता है, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो हम मानते ही नहीं है, रियलाइज करने को तैयार नहीं होते कि हाँ जिंदगी में हमें कुछ और चाहिए। पर मेरे साथ कम से कम भगवान की दया से ये अच्छी बात हुई थी कि मेरे को रोज हर जूस पे, हर पापड़ पे, हर बड़ी पे, रात को स्पेशली जब खाना खाने के बाद वो प्लेटफॉर्म साफ करती थी ना, खाना खा लिया, दिन भर काम कर लिया, सुबह 5:30 बजे से मेरी वॉशिंग मशीन चलनी शुरू होती थी, रसोई शुरू होती थी, 11 साढ़े 11 बजे मैं निपटती थी। सब कुछ करने के बाद जो आखिर में किचन का प्लेटफॉर्म साफ करती थी, तब पता है मैं अपने आप से एक कमिटमेंट लेती थी, सुरेखा भार्गव, जिंदगी में तू कुछ भी कर लेगी, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो तेरे को खाना खाने के बाद टेबल से उठ के अपने कमरे में जाएगी, कोई और होगा जो तेरे लिए किचन साफ करेगा। बस एक ये छोटा सा, ये मेरे ख्याल से हर नारी के, हर हिंदुस्तानी औरत के दिल का ये सपना होता है, ख्वाब होता है कि मुझे रसोई नहीं साफ करनी पड़े। पर हम चाहते हैं कि करनी नहीं पड़े, पर इसके लिए कुछ करते नहीं है। इस चीज को सीरियसली लेते ही नहीं है। किटकिट करेंगे, कुड़कुड़ करेंगे, अंदर से फ्रस्ट्रेट होंगे, कमरे में जाकर के हस्बैंड पे निकालेंगे और अपनी और उनकी दोनों की जिंदगी जहर करेंगे। पर उस एक चीज का करेंगे नहीं कि हमारे पास कोई हो जो हमारे लिए काम करे। यही गलत होता है, ये नहीं करना है। ये जो हमारे लिए काम करते हैं ना, ये बहुत महंगे नहीं आते हैं। जो हमारे लिए काम करते हैं वो हमसे फॉर्च्यून नहीं ले जाते हैं। ये जो हमारे छोटे छोटे सपने हैं, ये अरबपतियों वाले नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे सपने हैं। पर हमने इन सपनों को सीरियसली नहीं लिया होता, ये हमारी प्रॉब्लम होती है। बस मेरे साथ गुड लक ये थी कि मेरे दिल में कोई बात आ जाती थी तो फिर छोड़ती नहीं थी उसका पल्ला। अब भैया अगर रात को कोई बंदा अपने को चाहिए, मतलब 24 घंटे का सर्वेंट चाहिए, यस और नो? तो मेरा अपने आप से एक वादा था कि सुरेखा भार्गव, इतनी ऐश तो तेरे को कराऊंगी कि 24 घंटे का कोई नौकर तेरे घर में हो। पर कैसे हो? इतना घूंघट था, बोलना मुझे आता नहीं था, मेरे में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, मुझ में हीन भावना थी, मुझे सिर्फ एक भाषा हिंदी आती थी। 2.5 साल का मेरा बच्चा हो गया था जो मेरे बिना 1 मिनट भी रहता नहीं था। अगर रोता था तो इतनी जोर से रोता था कि सांस अटक जाए। तो मेरे ससुर जी कहते थे तुम लगातार इसके साथ बनी रहो, ये वाला हाल था। हीन भावना से ग्रस्त लेडी, जिसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, जिसको दिन में कम से कम 4-5 बार तो किसी न किसी बात पे डांट पिटती है, और उसके ख्वाब हैं। मजाक है ना? पर मजाक भी है तो सीरियसली लिया जा सकता है। मैंने लिया। फ्रेंड्स, मैं कुछ करना चाहती थी, मैंने नौकरी की कोशिश करी। मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड सुबह 7:30 बजे जाते थे, उनको अस्थमा था, व्हाइट कलर का रुमाल लगा करके ऊपर से हेलमेट रख करके जाते थे। 70-80 किलोमीटर फरीदाबाद, गुड़गांव घूम घाम के काम करके जब रात को घर आते थे, रात को आने का टाइम फिक्स नहीं होता था, और जब रात को लौट करके आते थे तो वो व्हाइट कलर का रुमाल ग्रे कलर का होता था। और फिर 1-1.5 बजे तक लेटते नहीं थे, बैठे रहते थे, क्योंकि अस्थमा का, दिन भर में जो पोल्यूशन पी के आते थे, अस्थमा उनको परेशान करता था, लेट नहीं पाते थे। और हम जब 7 फेरे लेते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर यमराज भी आएगा तो बीच में आ जाऊंगी। और सच तो क्या है कि बॉस भी आता है तो हम बीच में नहीं आ पाते। उनकी रोजी रोटी भी बीच में जब आती है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। मेरा मन था मैं इनकी मदद करूं, 5,000-10,000 रुपया भी महीना में कमाने लगूंगी तो इनको थोड़ा तो आराम मिलेगा। इच्छा थी मेरी। मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी इच्छा है? कुछ अपने किसी घर वाले के लिए कुछ करना चाहते हो? वो अपने बच्चों को वो एक एक्स्ट्रा, आज जिस स्कूल में वो है उससे बेटर स्कूल में भेजना चाहते हो? वो वाइफ जब पूछे कि 1 साड़ी लूं या 2 साड़ी लूं तो कभी दिल से कहना चाहते हो दोनों ले लो? ये छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं हमारी, पर हम इनको सीरियसली नहीं लेते। मैंने लिया था। फ्रेंड्स, कुछ करना चाहती थी, नौकरी पे गई, रिटर्न टेस्ट में हर जगह पास हो जाती थी, और जब इंटरव्यू होता था तो मेरे को बोलना नहीं आता था। मुझे अब बोलना आता है। कैसा बोलती हूँ? ठीक बोलती हूँ? मेरे लिए ताली नहीं बजाओ, मोदी केयर के लिए ताली बजाओ। मैंने बोलना मोदी केयर में सीखा है। बोलना नहीं आता था। वो कहते थे आप फाइनेंशियल एनालिस्ट क्यों बनना चाहती हैं? मैं सोच के जवाब देती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते हैं इसलिए बनना चाहती हूँ। रिजेक्टेड, सब रिजेक्ट करके घर भेज देते थे। बिजनेस करने की सोचती थी तो भैया रिस्क कौन ले,
फिर बहाने आ जाते हैं, टाइम किसके पास है, एक्सपीरियंस किसके पास है। सबसे बड़ी बात ये थी, हमारे पास बिजनेस करने की हिम्मत नहीं थी। फ्रेंड्स, जिंदगी जैसी थी वैसी चल रही थी, पर बस इतनी सी बात है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया, मुझे मंजूर नहीं थी। मैं आपसे पूछती हूँ, आज जिस भी हालात में आप हो, क्या वो हालात आपके लिए काफी हैं? क्या ये जिंदगी आपको मंजूर है, या कुछ बेहतरी चाहते हो? चाहते हो? बेहतरी चाहते हो? मानने को तैयार हो? क्या इसका किया जा सकता है जानने को तैयार हो? सही जगह पे हो। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स? कहते हैं जब विद्यार्थी तैयार होता है ना, तो शिक्षक हाजिर हो जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। एक दिन एक कॉल आया, मैडम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, मैं सपोर्ट करूंगी। हमने कहा क्या? फिर से बोलो। कहने लगे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, और मैं सपोर्ट करूंगी। हमने कहा ऐसा कैसे होता है? हमने तो सुना था लाखों लगाओगे लाखों कमाओगे। हमने सुना था सगा चाचा अपना बिजनेस नहीं सिखाता, और तुम कह रहे हो जी बिजनेस में सपोर्ट करोगे, आ जाओ। हमने उनको अपने घर बुला लिया। जब घर आई ना, तो बहुत सारी फाइलें वाइलें लेके आई थी, सक्सेस स्टोरीज लेकर के आई थी, और ऐसे पलट पलट के दिखा रही थी, ये बंदा ने इस बिजनेस को किया, अपने प्लेन के साथ खड़ा है, ये देखो इस लेडी टीचर के पैर भी नहीं है, अपने आलीशान बंगले के सामने बैठी है, और ये देखो जी इन लोगों ने 4 साल इस बिजनेस को किया, और अब इनके बच्चे अमेरिका के 100 सबसे रईस लोगों में से एक है। और ये शायद वो पहले दिन की शुरुआत थी जब मैंने वो आम लोगों की बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी सुनी। मेरे मन में बात आई और मैं बोल दिया, इनका भैया अगर ऐसा है बिना पैसे के बिजनेस शुरू हो सकता है, तो मुझे भी एक दिन हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। बोलने के पैसे नहीं लगते, बस अरुण जी कहते थे बोलो, बोलने के पैसे नहीं लगते। मैंने बोल दिया मुझे भी इस बिजनेस को मोदी केयर को करके हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। फ्रेंड्स, मुझे आज तक नहीं पता कि वो जो 100 सबसे रईस औरतें हैं, उसमें जो 100वें नंबर वाली है वो कितना कमाती है। नॉलेज की जरूरत नहीं है, कन्विक्शन जरूरी है, पैशन जरूरी है, डिक्लेरेशन जरूरी है, आपका वो फेथ, आपकी वो आस्था जरूरी है कि हाँ ये हो जाएगा आपके साथ, मैं कर लूंगा नहीं, हो जाएगा। कोई ऊपरी मदद होती है जब हम कुछ डिक्लेयर करते हैं सच्चे दिल से। फ्रेंड्स, वही हुआ, मैंने कहना शुरू किया। शाम को हस्बैंड घर आए, उनको बताया भैया एक बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा है ऐसा है। कहने लगे इन चक्रों में नहीं पड़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कहने लगे इन चक्करों में नहीं पड़ो, ये सब कुछ नहीं करते, ये सब कुछ नहीं चलता। मेरे ससुर जी बड़े दूरदृष्टि हैं, कहने लगे इधर आ, अपने बेटे को बुलाया, इधर आ, 5 लाख रुपए दे। डैड 5 लाख रुपए तो नहीं है, ये बिजनेस क्यों नहीं करना है? डैड टाइम नहीं है। कि तेरे पास टाइम भी नहीं है, अपने बाप को देने के लिए 5 लाख रुपया भी नहीं है, तो अपनी जिंदगी का कर क्या रहा है? चुपचाप इस बिजनेस को कर। अच्छा डैड, चलो जी, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अच्छा जी तो हो गया। हमने बिजनेस शुरू करने की सोची और छोटे छोटे सपने बनाने शुरू किए। 4000 रुपया अगर आ जाएगा, उस समय 4000 रुपये में ड्राइवर आता था, कि अगर 4000 रुपये की इनकम होने लगेगी तो ससुर जी एक ड्राइवर रख लेंगे, ससुर जी को छोड़ के आएगा, फिर हम विंडो शॉपिंग करने के लिए ऑटो में नहीं जाएंगे। देखो तब भी खाली विंडो शॉपिंग की सोच थी, शॉपिंग की सोच नहीं थी। हम विंडो शॉपिंग के लिए मैं और मेरी सास ऑटो में घूमते थे। डिसाइड हुआ जी विंडो शॉपिंग के लिए ऑटो में नहीं जाना पड़ेगा, कार में जाएंगे। इतने छोटे से सपने से हमने इस बिजनेस को शुरू करने की ठानी। उन्होंने मीटिंग में बुलाया, हम मीटिंग में गए। उस मीटिंग में एक स्लाइड दिखाई उन्होंने हमको, बहुत सारी स्लाइड दिखाई। उसमें से एक स्लाइड थी जिसमें आदमी के कंधे पर बंदर बैठा था, और उन्होंने हमसे कहा कि जो भी जना ये बताएगा कि ये क्या है, उसको सिंगापुर का ट्रिप मिलेगा। अब भैया दिख तो रहा था आदमी के कंधे पे बंदर बैठा है, पर इतनी सी बात के लिए तो सिंगापुर का ट्रिप नहीं मिल जाएगा। तो हम सब जने सोचते रहे, हमने ऐसे आड़े टेढ़े जवाब सोचे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो स्लाइड है, ये तो परछाई है। ऐसे 50 बड़े लोग सब ऐसे वाले जवाब दे रहे थे। एक 13 साल की बच्ची बैठी थी, कहने लगी वो तो आदमी के कंधे पे बंदर बैठा है, उसको ट्रिप मिल गई तेरा सिंगापुर की। हमको समझाया गया कि ये बिजनेस ऐसा ही है। इतना सिंपल लगेगा कि फिर जब आप इसकी ग्रेटनेस को समझोगे तो विश्वास नहीं होगा। इसकी सिंप्लिसिटी अपनी जगह सही है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, सपोर्ट मिलता है, सिखाता है कोई, ये इसकी सिंप्लिसिटी है। पर इसकी ग्रेटनेस अपनी जगह है कि एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलती है, दूसरों को मदद करने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रिप मिलती है, सिक्योर्ड इनकम मिलती है। ये इसकी ग्रेटनेस है। हमसे कहा गया इसकी सिंप्लिसिटी पे फोकस नहीं करिएगा, इसकी ग्रेटनेस पे फोकस कीजिएगा। अगर इसकी सिंप्लिसिटी पे फोकस किया छोटे रह जाओगे, इसकी ग्रेटनेस पे फोकस किया तो बड़े हो जाओगे। तो जैसे आप अभी अटकलें लगा रहे थे कि ये तो परछाई है, परछाई वरछाई कुछ नहीं है, बिजनेस सिंपल भी है और ग्रेट भी है, कर लो। मेरा बेटा इधर उधर भाग रहा था,
मम्मा मम्मा मेरी साड़ी पकड़ के खींच रहा था, मैं उसको लेके जाती थी, दरवाजे तक खड़ी होती थी, थोड़ा सुनती थी, थोड़ा उसको सुनती थी, थोड़ा उधर सुनती थी, थोड़ा उसको सुनती थी, पर मुझे कुछ इतना सा समझ में आया था, भैया है तो बहुत बड़ा, सुरेखा भार्गव जिंदगी भर करना है। सुनिएगा ध्यान से, ये नहीं दिमाग में आया था चलो 2-4 महीने करके देख लेते हैं, चलो आजमा लेते हैं, चलो करके देख लेते हैं। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया था कि भैया है तो बहुत बड़ा और जिंदगी भर करेंगे। मैं आपसे ईमानदारी से कह रही हूं, आज के पूरे दिन की वर्कशॉप में इससे बड़ा मैसेज मैं आपको कोई दे नहीं सकती, है तो बहुत बड़ा और जिंदगी भर करेंगे। अगर इन 2 बातों की गांठ बांध ली ना आपने, तो बस आपका काम हो जाएगा। आर यू रेडी? तैयार हो? फिर शुरू हुआ सिलसिला मोदी केयर का। हम गए, हमसे कहा गया भैया सेल्फ यूज करो। हमने कहा ठीक है, लेकर के आए प्रोडक्ट। हमको किट मिला, तब 1150 रुपए की ज्वाइनिंग थी, हमको किट मिला। किट लेकर के आए, डाइनिंग टेबल पे रखा, 8 प्रोडक्ट थे उसमें, तब 8 ही प्रोडक्ट थे मोदी केयर के। हमने लिया 8 प्रोडक्ट से कम 25+ डेमो तैयार किए। किसी अपलाइन का इंतजार नहीं किया, किसी यूट्यूब वीडियो का इंतजार नहीं किया। इस बिजनेस का मालिक कौन? मैं। आपकी कुर्सी पर आपके बिजनेस का एमडी भी बैठा है और पियोन भी बैठा है। आप ही पोस्टर लगाओगे, आप ही बैनर लगाओगे, आप ही टेबल लगाओगे, आप ही प्रोडक्ट डेमो करोगे और आप ही वो कनेक्ट मैगजीन के कवर पेज पे आओगे और लाखों करोड़ों रुपया कमाओगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों करना किसी का इंतजार? सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा मैं सपोर्ट करूंगा, तो क्या हम अपाहिज हो गए? क्या हमें नहाना धोना भी नहीं आता? क्या हम मोदी केयर का प्रोडक्ट उठा करके उससे एक बर्तन अपने हाथ से मांज के नहीं देख सकते? इतना सा, सिर्फ इतना सा करोगे तो पता चल जाएगा कि जी वंडर ड्रॉप क्यों अच्छा है, उसके लिए किसी और की जरूरत क्यों है। वो मालिक बनना होता है। फ्रेंड्स, क्या हुआ, हम प्रोडक्ट लेकर के आए, जितनी भी घर में टूथपेस्ट की, डिटर्जेंट की, दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट पड़े थे, उनको उठा करके फेंक दिया, काम वाली को दे दिया। हमने ये इंतजार नहीं किया कि नहीं जी पहले ये आधी ट्यूब खत्म हो जाएगी तब मोदी केयर का प्रोडक्ट लाएंगे। मालिक कौन? मैं। चलो इसी बात पे एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ था जो 2 घरों के बीच में था। आधी जड़ इधर, आधी जड़ इधर, आधा फल इधर, आधा फल इधर, आधी टहनियां इधर, आधी टहनियां इधर। झगड़ा होता था दोनों मालिकों में, दोनों घर के मालिकों में, कि ये पेड़ हमारा है, ये पेड़ हमारा है। अभी तक तो चलो फल नहीं लगते थे, अब वहां पे फल लगने शुरू हुए तो लड़ाई थोड़ी बढ़ गई कि भैया फल कौन ले। तो ये डिसाइड हुआ कि चलो बादशाह के दरबार में जाते हैं। बादशाह के दरबार में अर्जी लगाई गई, बुलाया गया, भैया दरबान को बुलाया, दरबान ने बोला जी दोनों सैलरी देते हैं। बागवान को बुलाया, बागवान ने बोला जी दोनों सैलरी देते हैं। ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि कौन है इस पेड़ का मालिक। फाइनली बीरबल को बुलाया गया और बीरबल से कहा गया कि भैया जरा देखो कौन है। तो बीरबल ने बोला अच्छा ठीक है, आप लोग घर जाओ, कल फैसला लेने के लिए आ जाना। वो लोग चले गए। बीरबल ने अपने सैनिकों को बुलाया, कुछ सलाह दी। सैनिक गए, पहले घर पे जाके दरवाजा खटखटाया और बोला ऐसे ऐसे भैया आपके पेड़ पे लुटेरे फल लूट रहे। भेष बदल के गए थे, सैनिक के भेष में नहीं गए थे। तो वो पहला बंदा कहने लगा क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही सालों से लगे नहीं, पहली बार तो लग रहे हैं, मीठे हैं खट्टे हैं ये भी नहीं पता है, अभी तो ये भी नहीं पता है कि पेड़ हमारा है नहीं हमारा है, जो करना है करो भैया, मेरे को तो खाना खिलाओ, सोना है। दूसरे के घर गए, वहां पे दरवाजा खटखटाया कि आपके पेड़ पे फल जो लगे हैं वो लुटेरे लूट रहे हैं। क्या ऐसा फटाफट अपनी लाठी उठाई और ऐसा कैसा उठ करके तैयार हुआ। बीबी ने बोला भी कि भैया लुटेरे हैं, पता नहीं कितने होंगे, लाठी लेके कि नहीं ऐसे कैसे, कोई कैसे मेरे पेड़ के फल कोई कैसे चुरा के ले जा सकता है। वो भागा भागा बाहर गया तो देखा कोई लुटेरे नहीं थे। अगले दिन फैसले के लिए गए तो बीरबल जी ने वो जो दूसरा व्यक्ति था कहा कि जी पेड़ इसका है, क्योंकि फिजिकली तो इस पेड़ को दोनों पजेस करते हैं, दोनों इसके मालिक हैं, पर इमोशनली इस पेड़ का मालिक ये दूसरा व्यक्ति है, इसलिए ये पेड़ इस व्यक्ति के नाम कर दिया जाए। ये ही मोदी केयर में होता है। फिजिकली तो हम सब मालिक बन गए, वो आपने फॉर्म साइन किया या ऑनलाइन ज्वाइनिंग करी, आपका एमसीए नंबर आया तो आप सबके सब फिजिकली मोदी केयर में पार्टनर हो गए। पर जिस दिन आप इसके इमोशनली मालिक बनते हो ना, मेरा मोदी केयर, इसकी शान मुझे बढ़ानी है, मेरे को इसके लिए सक्सेस क्रिएट करनी है, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करूंगा कि सारी दुनिया पीछे चलेगी। मैं मतलब अगर कभी मोदी केयर की कोई इवेंट है तो वो आपकी इवेंट होनी चाहिए। 500 सीट है, कैसे मैं 500 सीट भरूं, ये नहीं सोचना है कि मैं अकेला कैसे जाके बैठ जाऊं भी कि नहीं जाऊं, कोई मेरे साथ जा रहा होगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अगर आप ये सोचते हो तो आप मालिक नहीं हो। आप कल्पना करो ना, अगर आपके घर में आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है और आपके घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आपने 5 किलो केक का ऑर्डर किया है और 2 दिन पहले पता चलता है कि जी 13 लोगों की ये फैमिली आ नहीं पाएगी क्योंकि किसी का उनके घर में कुछ अनहोनी हो गई है। आप केक वाले को फोन करके कहते हो या नहीं कहते हो कि भैया 5 किलो नहीं करना, 4 किलो करना?
आपका 1 किलो केक वेस्ट नहीं चला जाए सोचते हो। मोदी केयर की इवेंट में इतने बैनर लगेंगे, इतना सब कुछ होगा, पूरी इवेंट में इतना होगा, और आप क्या सोचते हो मैं जाऊं या मैं नहीं जाऊं, या मैं अकेला उठ के चला जाऊं? क्या आपके दिमाग में बात आती है कि वो जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो आपके लिए किया जा रहा है? आपकी कंपनी है मोदी केयर, आप इसके मालिक हो। ये मालिकपन बहुत जरूरी है। जब आप मालिक बनते हो मोदी केयर के, सारी चीजें वहां से बदलना शुरू होती है। मैंने पहले दिन से कहा था, पहले दिन से, जब मैं 100 रुपया पॉकेट मनी कमाती थी, मेरे को फोन उठाना नहीं आता था, मुझे पैसा, मुझे सक्सेस होती क्या है मुझे वो नहीं पता था। और उस समय मैंने कहा था कि मोदी केयर के थ्रू हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होंगी। समझ रहे हो? इसको कहते हैं मालिकपन। अगर कभी हम ऑफिस में गए और कोई लाइट एक्स्ट्रा जल रही है, मैंने अरुण भार्गव जी को वो लाइट बंद करते देखा है। जब आप मोदी केयर के मालिक बनोगे तो मोदी केयर से पैसा कमाने लगोगे। मैं मोदी केयर की मालिक बनी तो क्या हुआ, पैसा आने लगा। वही बात होती है कि जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आप ताज के मालिक हो, ओबेरॉय में खाना नहीं खाओगे ना। ताज के मालिक हो, ताज में ही खाना खाओगे। ओबेरॉय की दाल मखनी अच्छी है तो क्या ओबेरॉय चले जाओगे? या ओबेरॉय आपके घर के करीब है तो क्या ओबेरॉय चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। हर हाल में ताज में खाना खाओगे ना। तो आप मोदी केयर के मालिक हो। आधी ट्यूब भी अगर कोलगेट की बची है तो कैसे काम में ले लोगे? कोलगेट की ट्यूब मैंने फेंकी नहीं थी, डेमो करने के लिए रख ली थी बस। हम अगर कभी कोई कोलगेट या कुछ भी दूसरी कंपनी का खरीद के लाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उसको डेमो करके दिखाना है कि हम उनसे कैसे बेहतर हैं। मेरे को याद है, मैं कोलगेट की ट्यूब ली, मैंने मोदी केयर का टूथपेस्ट उठाया, एक कटोरी ली, कटोरी को अपने कान पे रखा, थोड़ा सा कोलगेट टूथपेस्ट लिया और कटोरी के ऊपर मलना शुरू किया। आवाज आनी शुरू हुई, कर कर कर। तो वो आपके कान में, जब आप कटोरी, स्टील की कटोरी रख करके करोगे ना, तो कान में बहुत तेज बजेगा। फिर मोदी केयर का टूथपेस्ट लिया और कटोरी के ऊपर मसला, तो कोई कर कर की आवाज नहीं आई। मैंने कहा मेरे दांत भी ठीक रहेंगे अगर मैं मोदी केयर का टूथपेस्ट फ्रेश मूवमेंट काम में लूंगी तो। ये बेसिक है। आपको दीवानगी पैदा करनी है मोदी केयर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि जैसे जैसे वो आपकी दीवानगी बढ़ती जाएगी वो यहां से छलकेगी। डायलॉग नहीं सिखाने वाली मैं आपको, कोई डायलॉग आपको कोई नहीं सिखा सकता कि किससे क्या बोलना, क्या सोचना, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा सोचने के बाद कुछ भी बोलोगे ना, नहीं भी बोलोगे ना, अगर आप बड़ी शान से प्रोडक्ट को उठाते हो ना, बड़े प्यार से निहारते हो ना और फिर किसी को देते हो ना, डायलॉग बोले बिना काम हो जाता है। पर वो फीलिंग अंदर से आनी चाहिए कि सचमुच आप कोई खजाना किसी को दे रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा सोचते हुए कि चलो इसके दांतों की देखभाल हो जाएगी दे रहे हो। ये बहुत, आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 100% यूजर मोदी केयर के प्रोडक्ट के बन गए। एक प्रोडक्ट कंपनी कहती थी कर सकते हैं उसे एक काम, हमने उसे 10 काम करके देखे। हम स्केच पेन के निशान लगा लगा के डजोल से हमने मिटा करके देखा। उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन बीबीसी वाले आए हमारा इंटरव्यू लेने। मेरा बच्चा छोटा सा था, 3 साल का था। बीबीसी वाले इंटरव्यू लेने आए, बहुत 4-5 घंटे हमारी वीडियो करते रहे। वो बच्चा है ना घूम रहा था इधर उधर शूटिंग के टाइम पे। अचानक से वो आया और उसने वो डजोल उठाया और बोला ये डजोल है। इतने खुश हुए, दोबारा से सीन करो, बच्चे से उठवाया, हमारा सारा इंटरव्यू काट दिया, पर बच्चे का ये डजोल है जरूर दिखाया बीबीसी इंटरव्यू पे। क्यों? ये 3 साल के बच्चे को भी पता था कि ये बेस्ट है। 4 साल की उम्र में वो अमेरिका गया मेरी सिस्टर के पास। जब लौटने लगा तो मेरी सिस्टर कहने लगी बेटा तेरी मम्मी के लिए क्या भेजूं? ये बड़ी शैम्पू की बोतल दे दूं? मम्मा सिर्फ मोदी केयर काम में लेती है। अच्छा ये लोशन दे दूं? मम्मा सिर्फ मोदी केयर काम में लेती है। क्या दूं फिर तेरी दीदी के लिए, तेरी माँ के लिए? साड़ी की कोई दुकान है तो साड़ी ले दो। तब बच्चे को पता नहीं था साड़ी भी आने वाली है मोदी केयर की। समझ रहे हो? 4 साल के बच्चे में ये कन्विक्शन तब आता है जब आपके घर में ये संस्कार की तरह जाना जाता है कि अब मोदी केयर से पैसा कमाना है तो जिंदगी भर सिर्फ मोदी केयर के प्रोडक्ट काम में लोगे। आर यू रेडी? तैयार हो? अब जब आप एंथुजियाज्म बढ़ने लगता है, आप में उत्साह बढ़ने लगता है, मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करने लगते हो, तो आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने लगते हो। मुझे पता था कि अब मैं यूज कर रही हूं, अब मुझे इन प्रोडक्ट की बात करनी है, और मुझे बात करनी आती नहीं थी, बोलना ही नहीं आता था। अब क्या करें? किसी के भी सामने कोई मामा वगैरह चाचा वगैरह आते थे ना, मैं सोचती थी इनको बताऊं, वो चले जाते थे और सोचती रह जाती थी, बताने की हिम्मत मेरी नहीं हो पाती थी। बताना था पर बता नहीं पाती थी। पर कहते ना करने के बहाने 100 और करने का बहाना एक ही काफी होता है। मुझे सक्सेस चाहिए थी, मुझे अपने हस्बैंड को मदद करनी थी, मुझे पैसा कमाना था। तो क्या हुआ फ्रेंड्स? मैंने फोन उठाया, सारा सुबह से काम निपटाया, 11 बजे कपड़े वपड़े प्रेस करके सब काम खत्म करके फोन उठाया, टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई, उस पर एक नंबर लिखा था मिस्टर वर्मा।
मेरे लिए वो फोन 1 टन का था, मुझे फोन उठाना नहीं आता था। आप सबके पास अब मोबाइल है, सबके लिए फोन पे बात करना बहुत मामूली बात है। तब मेरे लिए फोन उठा के मेरा नाम सुरेखा भार्गव कहना भी बहुत बड़ी बात थी। पर ये मेरा अपने आप से वादा था कि मैं बदलने को तैयार हूं, मैं बदलूंगी, पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं तैयार थी, किसी भी तरीके से कुछ भी सीखने को तैयार थी, पर मुझे सक्सेसफुल होकर के दिखाना था। मुझे पापड़ बढ़िया अचार मजबूरी में नहीं करनी थी। शौकिया तो मैं अभी भी कर लेती हूँ कभी कभी, पर मजबूरी में नहीं करनी थी मुझे ये सब चीजें, कुछ करके दिखाना था जिंदगी में। क्या हुआ फ्रेंड्स, फोन उठाया, क्या मैं मिसेस वर्मा से बात कर सकती हूँ? दूसरी तरफ जवाब आया, मिसेस वर्मा को मरे तो 10 साल हो गए, आपको किससे बात करनी है? पहला फोन, और वो भी रॉन्ग, मतलब गलत डायल हो गया। मैंने रखा, फिर मनी मन एक बात सोची, सुरेखा भार्गव, फोन की बड़ी प्यारी बात यह है कि फोन पे कोई तेरे को झापड़ नहीं मारेगा, शुरू हो जा। दूसरा फोन मिलाया, मिस्टर शर्मा का नंबर था। नमस्कार जी, स्क्रिप्ट लिख के रखी थी। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, क्या मैं मिसेस शर्मा से बात कर सकती हूँ? हाँ जी बताइए, स्माइल करके। हाँ, आपको जब भी बात करनी है ढंग से तैयार होकर के, खड़े होकर के आप बात करो, इसका फर्क ही अलग होता है। नमस्कार जी, क्या मैं मिसेस शर्मा से बात कर सकती हूँ? हाँ जी बताइए। मिसेस शर्मा, मुझे पता चला है आपके यहाँ बहुत चींटियां हैं। मुझे कैसे पता चला? पर सबके यहाँ चींटियां तो होती हैं, उनको क्या पता कि मुझे कैसे पता है? मैंने बोला, मिसेस शर्मा, मुझे पता चला है आपके यहाँ बहुत चींटियां हैं। हाँ जी हैं। मिसेस शर्मा, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो चींटियां भगा देता है, अगर आप चाहें तो मैं वो प्रोडक्ट लाके आपको दिखा सकती हूँ। देखो, अब अगर किसी को अपने पास बुलाने का शॉर्टकट लोगे ना, तो आपको बहुत स्किलफुल होना होगा। 10 सवाल पूछेंगे, क्या है, कैसा है, कौन सी कंपनी है, कितने का है, फिर उन 10 सवालों में आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। पर जब आप खुद चल करके किसी के पास जाने के लिए तैयार होते हो तो अपॉइंटमेंट मिल जाता है। मेरे साथ 2.5 साल का बच्चा था, मेरी सासू माँ की एक नी कैप नहीं है, मेरे घर में बहुत काम थे, सब कुछ, हमारे यहाँ समोसे भी घर में बनते थे, उसके बीच में अपॉइंटमेंट लेने की हिम्मत करना। पर मैंने उनसे कहा, मुझे पता चला है आपके यहाँ बहुत चींटियां हैं और अगर आप चाहें तो वो मान गई। मैंने जैसी वो मानी तो डायरेक्टरी में से ढूंढ के उस इलाके के 3-4 लोगों से नंबर ले लिए, सबसे क्या बात करी, नमस्कार जी, मुझे पता चला है आपके यहाँ बहुत चींटियां हैं। अब इसका फायदा सुनो, पहली को मैंने बोला बहुत चींटियां हैं, दूसरी बोली हाँ हाँ बिल्कुल चींटियां हैं, लाल रंग की चींटियां हैं, किचन की वो पेंडे पानी के भी आ जाती है। तो तीसरे को क्या बोला, नमस्कार जी, मुझे पता चला है आपके यहाँ चींटियां, लाल चींटियां हैं, पानी के पेंडे पे भी आ जाती हैं। दुनिया ही सिखाती है आपको, किसी किताब से नहीं सीखोगे, दुनिया सिखाएगी आपको। जो वो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। तो जो वो बोलते थे वही मैं सुनती थी। फिर वो मुझसे पूछते थे, आपके पास ये भी है, आपके पास वो भी है, हमारे यहाँ ना बड़ी सीलन आती है, बड़ा हरा हरा हो जाता है, आपके पास कुछ है? हाँ जी है, हमारा स्टेरिक्लीन से स्प्रे करो, आपकी फफूंद वफूंद लगनी ही बंद हो जाएगी, सीलन आएगी, बारिशों में गर्मी आएगी, सूख जाएगा, हरा नहीं रहेगा, वैसा का वैसा आपका पेंट बना रहेगा। किसने सिखाया? लोगों ने सिखाया। और अगर कहीं अटक जाती थी ना, कोई जना कुछ पूछता था, देखो मतलब कितनी कैसी थी, मैं आपको बता रही हूँ, आपके जैसी थी, सबके जैसी थी। कोई अटक जाती थी तो कहती थी हाँ आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, फोन रख देती थी। ऑफिस कॉल करती थी, ऑफिस फोन करके पूछती थी, ये सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल का क्या जवाब है, वो जवाब देते थे, फिर दोबारा फोन मिलती थी, हाँ जी आप क्या पूछ रही थी, फोन कट गया था। तब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कह सकूं कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है, मैं आप फोन रखिए, मैं किसी से पता करके आपको बताती हूँ। कॉन्फिडेंस जब हमें नहीं होता है ना, तब हम एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक कॉन्फिडेंस आ नहीं जाए तब तक कॉन्फिडेंस की एक्टिंग करो, ये तो कर सकते हो। वही मैंने किया और लोगों से बात कर करके अपॉइंटमेंट लिए। फिर अपॉइंटमेंट लेके जब गई, स्टेरिक्लीन का डेमो किट बनाया, स्टेरिक्लीन टूथपेस्ट, ऐसे 2-4 प्रोडक्ट का डेमो किट बनाया, बच्चे को साथ लिया, 2-2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लिए, 4 अपॉइंटमेंट मिल गए थे। और सासू माँ, मैं और बच्चा पहुंच गए उधर। वहां जाके हमने डेमो दिखाया, किसी ने आइसक्रीम खिलाई, किसी ने रसगुल्ला खिलाया, किसी ने गुलाब जामुन खिलाया। मैंने कहा भैया बिजनेस चलता है, हम चले नहीं चले, प्रोडक्ट जरूर चलेंगे, ये बिजनेस तो सुपर हिट होने वाला है। अब लोगों से खुशी खुशी प्रोडक्ट की बात करने लगे। 1 महीना निकला, दूसरा महीना निकला, तीसरा महीना निकला, चौथा महीना निकला, 9 महीने निकल गए, चेक ही कोई नहीं आया। हम तो ऐसे शौकिया बात कर रहे थे, हम एक्टिव थे पर प्रोडक्टिव नहीं थे। काम कर रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे, हम मोदी केयर कर रहे हैं जी, हर सैटरडे संडे 2 घंटे मोदी केयर में लगा रहे हैं, खुश बड़े थे, लोगों से बात करते थे, खुश हो जाते थे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। पर किसी ने 1 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, किसी ने 2 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, उसमें तो दुनिया बदल नहीं जाएगी। एक्टिव थे, प्रोडक्टिव नहीं थे। और हमें प्रोडक्टिव होना होता है ये इतना पता भी नहीं था। पता चला किसी को 11,000 का चेक आ रहा है, किसी को 27,000 का चेक आ रहा है। हमारे रिटेल कस्टमर बन गए थे,
पर छोटे मोटे ही। किसी महीने किसी ने खरीदा, किसी महीने किसी ने खरीदा, चेक जितना कुछ हो ही नहीं पाता था। अब तो प्लान ऐसा हो गया, एक भी प्रोडक्ट खरीदोगे चेक आएगा। उस समय ऐसा प्लान भी नहीं था। मोदी केयर ने हमेशा अपने प्लान को इम्प्रोवाइज किया है। हर वक्त मोदी केयर अपना प्लान पहले से बेहतर 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 करता जा रहा है। और मुझे कभी कभी सोच सोच के लगता है कि भैया अभी हर दिन 2 कार दी जा रही हैं, हर महीने 3-4 जीबीडी आ जा रहे हैं। अगर कंपनी ने इस प्लान को और इम्प्रोवाइज किया तो क्या पैसा बरसने लगेगा? हेलमेट लगा के बैठना पड़ेगा? क्या करेंगे? इतना ही सह सकते हैं, इतना ही सहा जा सकता है। दिस इज समथिंग अमेजिंग कि हर दिन मोदी केयर पहले से बेहतर होता जा रहा है। फ्रेंड्स, पता चला किसी का 11,000 का चेक आ रहा है, किसी का 27,000 का चेक आ रहा है। हमारे तो पैरों से जमीन निकल गई। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे? पता चला जी वो ऑफिस जाते हैं, वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। मेरा बच्चा छोटा, स्कूटर हमारे पास, हस्बैंड बिजी। मैंने कहा भैया किसी तरह मुझे छोड़ आओ। 70 रुपए ऑटो के लगते थे ऑफिस तक जाने में। 70 रुपए थे किसके पास? मैंने कहा जी आप मुझे छोड़ आओ, लौटते वक्त मैं बस से आ जाऊंगी। कभी बारिश में आपने स्कूटर पे छतरी लेके बैठे हो? मैं बच्चे को चुन्नी से बांध लेती थी, तब बेबी सीट नहीं होती थी। बच्चे को चुन्नी से बांध के स्कूटर पे बैठ जाती थी और छतरी पकड़ लेती थी। धूप में धूप से बचाती थी, बारिश में बारिश से बचाती थी। हस्बैंड छोड़ देते थे। ऑफिस में बच्चे अलाउ नहीं थे ट्रेनिंग रूम में। मैं जाती थी, ट्रेनिंग रूम के बाहर खड़ी हो जाती थी, थोड़ा सा दरवाजा खोल लेती थी और कान लगा के सुनती थी अंदर क्या सिखा रहे हैं। तब मुझे पता चला कि भैया वीकली मीटिंग अटेंड करनी होती है, होम मीटिंग करो, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ, खाली प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओ, साथ में इसके जो सक्सेस एसोसिएटेड है उसके बारे में बताओ। मैंने कहा ठीक है जी बताएंगे। मैं घर आई, मैंने मेरी सासू माँ को बोला एक होम मीटिंग बुक करो ना अपनी फ्रेंड्स के लिए। तो मम्मी ने ग्रेटर कैलाश में एक बहुत रिच, लोगों के माइंड में ना एक गलत फहमी होती है कि जी किसी रिच के पास करो तो फटाफट बिजनेस बढ़ेगा। मम्मी ने वो एक रिच फ्रेंड के यहाँ होम मीटिंग मेरी बुक कर दी। फ्रेंड्स, इससे भी बड़ा दुगना, इस स्टेज से दुगना उनका ड्राइंग रूम, इधर भी सोफे उधर भी सोफे उधर भी सोफे, और 20-25 पैसे वाली लेडीज बड़े बड़े डायमंड पहन के बैठी हैं। और मेरे को एक छोटी सी टेबल दे दी डेमो करने के लिए। अपॉइंटमेंट भी क्या क्या के लिया गया था? प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। कहा ही नहीं गया था कि सक्सेस है, सक्सेस की कोई बात ही नहीं थी। मैं छोटी सी टेबल पे बैठी हूँ, एक्सक्यूज मी बोलना मुझे पहले नहीं आता, और ऊपर से कोई लेडी मेरे को सुनने को तैयार नहीं, सब गचड़ 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 बातें कर रही थी। मैं आपको सच कह रही हूँ ईमानदारी से, आज यहाँ पे खड़े होकर के, उस समय मेरा दिल किया था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उस समय मेरा दिल किया कि पैसा कमाना मर्दों की जिम्मेवारी होती है। मैं किस पचड़े में पड़ रही हूँ, मैं किस चक्कर में पड़ रही हूँ, मैं सब कर क्यों रही हूँ? मैं कौन सी इन औरतों से कम हूँ जो आज मैं इनकी बैठ करके सह रही हूँ? इतना मेरे को अंदर से बुरा लग रहा था। मैं उस समय जब धरती में गड़ रही थी ना, तब जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मैंने अपने आप को दिया था कि अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो बॉल बनो। बॉल को जब दबाओगे 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 तो जितना ज्यादा दबाओगे वो उस दबाव के साथ ही बाउंस बैक करेगी। ये मेरा अपने आप से फैसला था, अपने आप से वादा था कि सुरेखा भार्गव दबाने दे इन लोगों को, इसी दबाव को तू यूज कर, इसी दबाव से तू बाउंस बैक कर। और मैंने मनी मन सोचा आंटियों अभी बातें कर लो, जब बाहर ढोकले खाओगी तब बताऊंगी तुमको। फिर क्या हुआ, जब चाय और ढोकला की बारी आई तब मैंने उनसे पूछा, आपके हस्बैंड आपको पॉकेट मनी देते हैं, आपको हिसाब देना अच्छा लगता है? नहीं। आपके हस्बैंड आपको फॉरेन ट्रिप लेके जाते हैं, खाली वही लेके जाते हैं, आपका दिल कभी नहीं करता कि आप उनको फॉरेन ट्रिप लेके जाओ? कि करता है। 4 ज्वाइनिंग आई। मैंने कहा भैया ये तो चल गया सुरेखा भार्गव, दबे को सब दबाता है, शेर के सब शेर हैं, पावर के साथ सब चलना चाहते हैं। तू अंदर से कितनी भी तेरी सुलगी पड़ी हो, बाहर से ऐसी एक्टिंग करती चल, बड़ी बड़ी बातें करती चल, पैसा तू कमाएगी। मैं होम मीटिंग करती रही। फिर पता चला कि जी चेक तो आने लगे छोटे मोटे। पता चला 27 लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं। काटो तो खून नहीं, दूसरे लोग जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? पता चला जी किसी ने लखनऊ में बिजनेस बढ़ा लिया, किसी ने कहीं बिजनेस बढ़ा लिया, किसी का कोचीन में बिजनेस चल रहा है, और सुरेखा भार्गव तू ये पड़ोसियों में ये सब करती घूम रही है। फिर अपने को कंफ्यूजन हो गया। मैंने अरुण जी को बोला मुझे भी मुंबई जाना है, मेरा ननियाल है मुंबई, मुझे मुंबई जाना है। कहने लगे चली जाओ। उन्होंने 10 किट, मैंने कहा मेरे 18 घर हैं, 10 किट दे दो, 10 किट तो मैं निकाल के आऊंगी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड पे 10 किट खरीद के कंपनी को बोला जी बम्बई डिलीवर कर दो। उस समय कंपनी 10,000 का मिनिमम कुरियर देती थी। मिनिमम कुरियर 10,000 रुपए का होता था, 7.5% कुरियर चार्ज लेती थी, 3% ऑक्ट्राई लेती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बम्बई में ननियाल है, ये सब लखनऊ वखनऊ जाके सफल हो गए, मैं भी बम्बई जाके सफल हो जाऊंगी। कॉपी कैट, ठीक है। बच्चे को लिया, मेरे मम्मी पापा पहुंच गए, मैं पहुंच गई और शुरू हो गए हम। सबसे पहली गलती क्या करी, 18 घर थे, मामी को बोला 18 लोगों को लंच पे बुला लो।
मामी ने बुलाया, हमने खड़े होकर के जो हमारा रटा रटाया था, लाभ 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 सारा सिखाया। जो सबसे स्मार्ट भाभी थी ना, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव निकली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। कहने लगी ये सब नहीं चलता। उन्होंने मना किया तो 18 के 18 ने कह दिया ये सब नहीं चलता। कहने लगी तुम किन चक्करों में पड़ गई, अरुण जी का काम नहीं चल रहा क्या? अरे बाप रे। तब मैंने सीखा रिश्तेदारों को कभी एक साथ नहीं बुलाओ, सबको अलग अलग बुलाओ। कोई नेगेटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस तो नहीं करेंगे। 18 ने मना भी किया तो भी प्रैक्टिस तो होगी। यहाँ तो प्रैक्टिस भी नहीं हुई और ना भी हो गई। अब वो 10 किट वहां से चल चुके हैं और सुरेखा भार्गव, सारे रिश्तेदारों ने मना कर दिया, चल घर पलट ले, घर चली जा। जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था ना तेरा बाप चोर है, सुरेखा भार्गव के सिर पे लिखा जाने वाला था तेरी असफलता तेरा नसीब है। वो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने मेरी मामी को बोला भैया बास्केट लगाओ, एक टिफिन और एक बोतल पैक कर दो। भाई को बोला कजिन को कि मुझे लोकल ट्रेन में बैठा के आ। कहने लगा दीदी पागल है, लोग देखें, चलना नहीं पड़ता, अपने आप धक्के से चढ़ते हैं धक्के से उतरते हैं। मैंने कहा भाई लोगों से किसको डरा रहा है, मुझे लोग ही तो चाहिए, जाने दे मुझे। मैं दादर बैठ गई, दादर चर्चगेट, दादर चर्चगेट। दिन भर मैंने किया। एक डायलॉग सिखा रही हूँ आपको काम का, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए उसके लिए। बीच खिड़की पे नहीं बैठती थी, बीच में बैठती थी, तो इधर भी कोई आके बैठता था, इधर भी कोई आके बैठता था। पैसा कमाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, पैसा कमाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, सबसे ये पूछती थी। और जो हाँ बोलते थे, घर से पर्ची बना के लेके गई थी, पर्ची दे देती थी कि इस एड्रेस पे आओ, कल 11 बजे मैं पैसा कमाना सिखाऊंगी। उस समय कुछ समझाने नहीं बैठती थी, सिर्फ इन्विटेशन देने गई थी मैं ट्रेन में, पैसा कमाना है तो 11 बजे आना, पैसा कमाना है तो 11 बजे आना। एक लेडी आई, पानी से भीगी हुई और लटक के खड़ी हो गई लोकल ट्रेन में। अब मेरे को ठीक लग रही थी, मैं कहूँ अगर ये पास में आके बैठे तो इसको समझाऊंगी। वो आई नहीं पास में, मैंने इशारा भी किया तो उसने देखा नहीं। फिर मुझे लगा वो उतर के जाने वाली है, तो मैं उठ के खुद खड़ी हुई, उसके पास गई, मैं भी लटक गई। सीन सुनना ध्यान से, मैं भी लटक गई, लटकी भी हूं। कितना अच्छा होता ना खुद की कार होती तो इस बारिश में लोकल ट्रेन में तो नहीं आना पड़ता। अब आप सोचो, वो पलट के मुझसे कह सकती थी ना कि आप भी तो लोकल ट्रेन में धक्के खा रहे हो, आप कौन सी कार में घूम रहे हो। पर जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तब जब प्रपोजल देते हैं ना, तो इतना सही गलत सोचता कौन है। प्यार लाओ, प्यार। मुझे अपनी सफलता से प्यार था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था, मेरे में डीप डिजायर थी। तो कुछ नहीं सूझा मुझे कि वो लेडी क्या बोलेगी। सिर्फ उसके पास गई लटक के और मैंने बोला कि कितना अच्छा होता। वो कहने लगी हाँ कितना अच्छा होता। मैंने कहा अगर पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है तो ये एड्रेस है, कल 11 बजे आना। कहने लगी अपनी 5-6 फ्रेंड्स को और ले आऊं। ये हुई ना कोई बात। मैंने कहा भाई सुरेखा भार्गव तेरी होम मीटिंग तो सेट हो गई। अब लोकल ट्रेन में अगर होम मीटिंग सेट हो सकती है तो जा सकता है। मैंने लोकल ट्रेन में उस दिन 4-5 घंटे इनविटेशन दिए। अगले दिन 10 लोग आए, 8 ज्वाइनिंग आ गई, सब 100-100 रुपए देके गए। मैं किसी को ऐसे नहीं जान देती थी, मैं कहती थी भाई मेरे पास तो 10 ही किट आ रहे हैं, एक बार मैं दे दूंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो सबने, तब तक किट आए नहीं थे, किट तो रास्ते में ही थे, मोदी किट ने डिले कर दिया था। वो ट्रक की हड़ताल थी तो राजधानी में चढ़ा दिया था, राजधानी 15 दिन में देती है। किट आए नहीं थे और लोग एडवांस देके 800 रुपए मेरे पास आ गए। मैंने अरुण जी को कॉल किया, लोकल ट्रेन में बहुत लोग होते हैं और मुझे कोई जल्दी नहीं आने की, आप 15 किट और भेज दो। अरुण जी कहने लगे सोच लो पैसे लाने। मैंने कहा चिंता नहीं करो। उन्होंने 15 किट भी भेज दिए। वो 15 किट और 10 किट एक साथ मेरे घर पहुंचे और ये जो 8 लोग थे इन्होंने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए थे। अब मेरे पास 25 किट पड़े और 800 रुपए पड़े और अरुण जी कह रहे हैं 25 किट के पैसे लेकर के आना। मर गए सुरेखा भार्गव। अब तो तेरा एक बार घर चली गई तो कह के मार देंगे। करके देखा था ना बिजनेस, बड़ा शौक चढ़ा था ना, कर लिए शौक पूरे। अब घर में बैठो, पापड़ बढ़िया अचार करो, मैं देख लूंगा। सोच के हॉल होती थी कि जिंदगी भर के लिए असफलता का ठप्पा लगेगा। मंजूर नहीं था। न्यूज़पेपर उठाया, एक जनरेटर वाले का ऐड था। मैंने फोन किया, नमस्कार जी, ये आपका जनरेटर का ऐड देखा मैंने। ध्यान से सुनो, मैंने नहीं बोला कि मुझे जनरेटर खरीदना है। नमस्कार जी, ये आपका ऐड देखा है मैंने। हाँ जी मैडम, हमारी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मोनोपोली है, हम इस एरिया में सिर्फ हम ही हैं। सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने नहीं बोला जनरेटर के लिए मिलना चाहती हूँ, सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं बताइए कितने बजे आ जाऊँ? 4 बजे। चलो जी 4 बजे का टाइम फिक्स हो गया। वो आए, उन्होंने 45 मिनट्स अपना जनरेटर समझाया, मैं समझती रही। 45 मिनट बाद मैंने उनको बोला, सर जी देखो ऐसा है, अभी बम्बई में मेरे पास घर नहीं है, अभी मैंने ये बिजनेस शुरू किया है,
जब इस बिजनेस से घर खरीदूंगी, आपसे जनरेटर खरीदूंगी, तब तक आप मुझे बिजनेस देख के बताओ कि क्या इससे घर खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा। उनको मैंने 45 मिनट बिजनेस समझाया, ज्वाइनिंग करके गए। शाबाश शाबाश। दोस्तों, वो मेरी पहली ज्वाइनिंग थी। तब मेरे को एक बात पता चली थी, कोई न्यूज़पेपर भी कभी भी रद्दी नहीं होता है। आपके घर पे भी 7 दिन पुराना, 10 दिन पुराना, 20 दिन पुराना, कहीं कोई बड़ा पापड़ भी, बड़ा पाव भी किसी कागज में लिपटा हुआ आया ना, वो कागज आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर उसमें जो भी नंबर जिस भी व्यक्ति का लिखा है, उस व्यक्ति को कॉल करने की हिम्मत नहीं, डीप डिजायर आपके अंदर है तो सफलता को सांस की तरह चाहोगे तो हर एक फोन नंबर पे जान छिड़कोगे और ये सोच के दोगे कि इस बंदे की जिंदगी बदलेगी और मेरी भी बदलेगी। इट वर्क्स। एक नंबर से काम हो गया ना तो मेरा हौसला बढ़ गया। मैं लोगों को फोन कर करके बोलने लगी। एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा मैंने, क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं, संपर्क करिए। मैंने कहा ये तो मेरे जैसा ही है। मैंने वो एडवर्टाइजमेंट काट के रख लिया कि मैं भी दूंगी। फिर उनको कॉल किया, नमस्कार जी, सुरेखा भार्गव बोल रही हूँ। आप जी, हम ऐसा ऐसा ओरीफ्लेम करते हैं, 1 लाख रुपीज प्लस अर्न करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस है, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 300-400 रुपए लगते थे उसमें, ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने कहा हम कब मिल सकते हैं? हाँ जी ठीक है, हम आ जाते हैं, बताइए। 4 बजे वो लोग आए। मेरी गोदी में बैठ के बच्चा रो रहा था और वो हस्बैंड आगे आगे, वाइफ पीछे पीछे, उनका ड्राइवर पीछे पीछे, उनका डेमो किट लेकर के। मैंने वो सीन देखा, सुरेखा भार्गव ये सीन ठीक है, तेरे साथ भी ऐसे होना चाहिए। तू आगे आगे चले, पीछे पीछे ड्राइवर या कोई अटेंडेंट, तेरा असिस्टेंट बैग लेके चले, पर ये सुंदर नहीं है, तेरे को हैंडसम चाहिए। सीन बनाने में हम बड़े परफेक्ट हैं। जब वो अंदर घुसे तो हमें हमारा फ्यूचर नजर आ गया था। हमने कहा भैया ऐसा सीन मेरा भी होगा, ऐसा ही इतना अगली नहीं, हैंडसम सा कोई मेरा डेमो किट लेकर के चलेगा। फिर वो अंदर आए, उन्होंने ओरीफ्लेम समझाना शुरू किया। हमारी ट्रिक एक ही थी, वो पूरी प्लान समझाते रहे और हम एक ही बात पूछते रहे, आपके यहाँ डिटर्जेंट नहीं है, आपके यहाँ टॉयलेट क्लीनर नहीं है, आप हर महीने लिपस्टिक खरीदते हो, हर महीने आपकी खत्म हो जाती है। प्रेजेंटेशन खत्म होते होते तक थोड़े पक गए थे वो कि यार सचमुच लिपस्टिक हर महीने खरीदना परेशानी है। फिर जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आपको पूरी छूट मिले तो सुपरमार्केट के मालिक बनना चाहोगे या एक कॉस्मेटिक शॉप के मालिक बनना चाहोगे? कहने लगे सुपरमार्केट के मालिक बनना चाहेंगे। तो मैंने कहा ओरीफ्लेम क्यों करते हो, मोदी केयर करो ना। फिर मैंने उनको मोदी केयर समझाया। फिर मोदी केयर समझाया तो वो कहने लगे आप ओरीफ्लेम कर लो, हम मोदी केयर कर लेते हैं। तो नो चांस, मैं डील नहीं करती। ध्यान से सुनो, वो 1 लाख प्लस कमाते थे, मेरा 200-300 रुपए का चेक आता था। फिर भी डील करने को तैयार नहीं थी, मैं अपने आप को बेचने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा मैं डील नहीं करती, आपको मोदी केयर करना है तो कीजिए, नहीं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मोदी केयर ज्वाइन करके गए। वो बहुत समय तक ज्वाइन नहीं रहे। उन्होंने किसी को बनाया, किसी ने धीमंत कपाड़िया जी को बनाया। धीमंत कपाड़िया जी ने किसी को बनाया, प्रमोद जी ने ज्वाइन किया और आज ये जो हो रहा है वो हो रहा है। एक ही बात कहती हूं, इस बिजनेस का कमाल, यहां बोगे, 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 यहां बोगे और यहां से काट लोगे, पता भी नहीं चलेगा क्या करते हो, कहां से रिजल्ट मिलते हैं, कैसे रिजल्ट मिलते हैं, ये भगवान ही जानता है। पर करते हो तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं। कहां से न्यूज़पेपर उठाया, कहां से कोई पाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब हिस्ट्री है कि नहीं है? 9 GBD है, 9 GBD। यस और नो? आपके खुद के लिए ताली बजा लो भैया। जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो कर लेगा, जिसकी किस्मत नहीं होगी आप ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते उसका। आप मोदी केयर करते रहना, दैट्स द रूल। प्लान दिखाना शुरू किया, लगातार प्लान दिखाना शुरू किया, लगातार प्लान दिखाना शुरू किया। प्रैक्टिस 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 बढ़ते चले गए। रोज अच्छी बुक पढ़ते थे, 15-20 मिनट। बाहर से बड़े पंच मिलते हैं, लोग आपको बहुत नेगेटिविटी से भर देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छी टेप सुनते थे। फ्रेंड्स, अच्छा सुना, अच्छा पढ़ा, इवेंट मिस नहीं करी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे को पता चला था कि भैया इवेंट मिस नहीं करनी होती इस बिजनेस में। पूरा सेंटेंस मैंने सुना नहीं, मैंने सिर्फ इतना सुना, इवेंट मिस नहीं करनी होती। पता चला राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोचीन में समीर मोदी जी की मीटिंग हो रही है। मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी रूल है, कोई इवेंट मिस नहीं करनी होती, हमें मोदी केयर में बड़ी सफलता चाहिए तो कोचीन चलो। कहने लगे बावरी, 15-16 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं रिटेल कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, मुझे उस मीटिंग में जाना है। अरुण जी की एक बहुत अच्छी बात थी, मान लेते थे, थोड़ा नखरे करते थे पर फिर मान लेते थे। क्या हुआ, वो मुझे कोचीन लेकर के गए। वहां कोचीन में 10,000 लोग थे,
आखिरी सीन ये था कि एक मोमबत्ती कहीं से मेरे पास आ गई, किसी ने दी, मैंने ले ली, किसी ने मेरी जलाई, मैंने आगे जला दी। एक आखिर में सीन ऐसा हुआ कि 10,000 लोग, पूरे हॉल में अंधेरा, 10,000 मोमबत्ती जल रही थी, सामने समीर मोदी जी इतनी बड़ी मोमबत्ती लेके खड़े थे और गाना चल रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब मेरे मन में बात आ रही थी, सारे जहां से अच्छा मोदी केयर हमारा। मेरा वो क्लिक मूवमेंट था, वो मेरा क्लिक था। कोई एक इवेंट आपका क्या करेगी मैं शब्दों में समझाना ही नहीं चाहती, पर कुछ ऐसा करेगी जो कोई और कर ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, वो इवेंट अटेंड करी, बाद में पता चला कि जी अपने 100-200 किलोमीटर के अंदर जो भी इवेंट होती है वो नहीं छोड़नी चाहिए, 4-2 का 1 करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो मैं अगले सेशन में बताऊंगी, पर ये मेरी गलती थी या जो भी था, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स कि मैंने इवेंट्स अटेंड करनी शुरू करी, टीम प्लेयर बनी, ऑपरेट किया थ्रू लव, डर करके कुछ नहीं किया, प्यार से किया। प्रमोद आचार्य जी ने बुलाया प्यार से तो भागी भागी भुवनेश्वर आई, ट्रेन से आती थी, रात के 2 बजे ट्रेन मेरी लैंड स्टेशन पे आती थी, आप लोग 200-200 लोग रिसीव करने के लिए आते थे, वो भी दिन मैंने देखा। हर महीने 7-8 दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को मदद करने जाती थी, प्यार 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 से मैंने अपना आशियां बसाया है। तो क्या हुआ, 167 रुपए का चेक था, फिर 235 का आया था, 90 महीने से शुरू हुआ था, फिर 1 लाख का आया, फिर 2 लाख, 3 लाख, 13 लाख, आज की तारीख में 50 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम है। वो सुरेखा भार्गव जिसको लोग कहते थे विदेश यात्रा की लाइन ही नहीं है, वो सुरेखा भार्गव 56 कंट्रीज मोदी केयर से घूम करके आ चुकी है। पिक्चर में कोई भी सीन चलता है, कुछ भी चल रहा होता है तो वो मेरा देखा हुआ होता है। ये मोदी केयर ने दिन दिखाया, बिजनेस क्लास में 5 स्टार 7 स्टार्स होटल में ठहरना। पहली गाड़ी मैंने मोदी केयर से खरीदी थी मारुति 800 जिसके शीशे ऐसे खुलते थे, नॉन एसी। दूसरी खरीदी ज़ेन, तीसरी खरीदी होंडा एक्सेंट, चौथी खरीदी मर्सिडीज सी क्लास, 5वीं खरीदी 94 लाख रुपीस की मर्सिडीज जीएल मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट करी थी। अभी 21 अक्टूबर को पिछले साल मैंने मर्सिडीज एस क्लास 1,40,00,000 रुपए की गाड़ी खरीदी। कुछ मायने नहीं रखता, 4 पहिए तो 4 पहिए होते हैं, पर उस गाड़ी में बैठ के जो आप सोचते हो ना वो मायने रखता है। आपका परिवार जो सोच रहा होता है ना वो मायने रखता है। आपको एक बात बताना चाहूंगी, 21 अक्टूबर को मैंने कार खरीदी थी, 22 अक्टूबर को मेरी लखनऊ में फुल डे वर्कशॉप थी। सुबह की फ्लाइट से जाना था, शाम की फ्लाइट से वापस आना था। ओई अष्टमी हमारे यहाँ बहुत बड़ा व्रत होता है और सुबह से पानी भी नहीं पीते। करवा चौथ पे तो फिर भी सुबह पानी वानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। ओई अष्टमी में रात को तारे देख के पानी पीते हैं, ये रूल है। मम्मी ने बताया था 23 तारीख को है, मैंने 22 की वर्कशॉप रख ली। बाद में मम्मी ने बताया कि नहीं बेटा 22 तारीख को है। अब कमिटमेंट है। हर नेटवर्कर का एक कैरेक्टर होता है और उसमें पहली शर्त ये होती है कि आप अपनी जबान की कदर करोगे। अगर बोल दिया 22 तारीख को आओगे तो 22 तारीख को आओगे। क्या हुआ, मैं वर्कशॉप के लिए गई, सुबह टेक ऑफ किया, नेगी जी को कह दिया था 5:30 की जगह 4:30 बजे निकलूंगी। फ्लाइट मैंने प्रीपोन करा ली मेरी, 4:30 बजे मीटिंग खत्म करी, एयरपोर्ट आई, सूरज जी की पूजा करी, प्लेन में बैठी। जब मैं उतरी, 1 दिन पहले कार खरीदी थी, 22 साल का मेरा बेटा मुझे रिसीव करने आया, मैं बाहर निकली, गाड़ी में बैठी। अब सीन सुनो, 1,40,00,000 मायने नहीं रखता, जो अब मैं बताने जा रही हूँ ना वो मायने रखता है। सीन सुनो, मैं बैठी, मेरा बेटा, मम्मा, हाँ बेटा, व्रत है तुम्हारा? हाँ बेटा। पानी भी नहीं पिया है? हाँ बेटा। मेरे लिए किया है, लड़कों के लिए होता है व्रत, मेरे लिए किया है ये व्रत? हाँ बेटा। फुल डे वर्कशॉप करके आई हो, दिन भर बोली हो? हाँ बेटा। तारे देख के पानी पियोगी? हाँ बेटा। वेट करो। उसने एक बटन दबाया तो जो मैं सीट पे बैठी थी वो लेट गई, दूसरा बटन दबाया तो ऊपर से मेरे छत हटी, ऊपर तारे थे, पानी की छोटी बोतल साथ लाया था, कहता मम्मा पानी पियो। आप उस गाड़ी में बैठ के क्या सोचते हो, आपका बच्चा क्या सोचता है, आपका परिवार क्या महसूस करता है, ये मायने रखता है। गाड़ी नहीं मायने रखती, 4 पहिए कैसे भी 4 पहिए हो, उस एहसास को फील करना आपका हक है। कैसा लगेगा जब आप करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठोगे, आपके बच्चे को ये जानना आपका हक भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मानव योनि में जन्म लिया है और अगर किसी एक पहाड़ पे 50 लोग ऑलरेडी चढ़े हुए हैं तो उसका मतलब साफ है कि 51वां आप भी चढ़ सकते हो, रास्ता है। अब अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को कम समझना, किसी भी तरीके का समझौता कर लेना, कभी भी कहीं भी पीछे से यू टर्न मार लेना, वो पाप है। वो आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ, जिससे आप प्यार करते हो, वो उसके साथ अन्याय है जो हमें नहीं करना है। फ्रेंड्स, सच्चे दिल से
जीबीडी का चश्मा लगा के, मुझे हर कोई जीबीडी नजर आता है। आप में से किसी ने कभी मेरे मुंह से तेज आवाज सुनी हो तो बताओ? किसी ने नहीं सुनी। मैंने कभी किसी से तेज आवाज में बात नहीं करी, मैंने कभी किसी को छोटी नजर से नहीं देखा, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। क्यों अपमान करूंगी? कैसे? मुझे तो सब जीबीडी नजर आते हो। जीबीडी का चश्मा लगा रखा है। दुनिया आपको जितने चाहिए ना, उससे बहुत ज्यादा अबंडेंस में इस यूनिवर्स में है। आप वो चश्मा लगाने को तैयार हो जाओ। खुद को भी जीबीडी की नजर से देखो, किसी से भी मिलते हो उसको जीबीडी की नजर से देखो। तो क्या हुआ? एक के बाद एक के बाद एक के बाद अचीवर्स आते चले गए। मैं हमेशा से कहती हूँ कि भैया आई एम द लकीएस्ट। मेरे इस पल्ले में ना भगवान हीरे मोती डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। बस मैं तो ऐसे करके खड़ी हूँ। दे दे भगवान, एक और जीबीडी दे दे, एक और, एक और, एक और। अब वो ना बस मांगा, मिले और फिर दिल से लगा लिया। उनके लिए जो भी करना था वो किया, प्यार से ऑपरेट किया, फियर से ऑपरेट नहीं किया। तो फ्रेंड्स सक्सेस बड़ी होती चली गई, बड़ी होती चली गई। खूब पैसा कमाया, बेंगलोर में घर बनाया, अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे। मुझे याद है, एक व्यक्तिगत बात शेयर करना चाहूंगी। 2005 में हम दिवाली मनाने के लिए दिल्ली आए थे और 3 दिन के लिए आए थे और अरुण जी को ब्रेन हेमरेज हुआ। हम फटाफट हॉस्पिटल लेकर के गए, 3 महीने हॉस्पिटल में रखे। जब सर्जरी करके डॉक्टर बाहर निकला था तो उसने मुझसे कहा था, मैंने ये बात अरुण जी की माँ को भी नहीं बताई है, आज आपको बताना चाहती हूँ। जब सर्जरी करके निकला था ना डॉक्टर, तो उसने मुझसे कहा था कि ये जिंदगी भर वेजिटेबल रहेंगे। मेरे दिल ने उस समय इस बात को स्वीकार नहीं किया था, पर तब डॉक्टर ने हमें इशारा दे दिया था कि इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, पर मैंने स्वीकार नहीं किया था। फ्रेंड्स, वो 3 महीने हॉस्पिटल में रहे। उसमें से एक दिन ऐसा भी आया था कि डॉक्टर ने मुझे बुला के बोला कि वो 1 मिनट में 2 सांस अपनी ले रहे हैं, बाकी सारी की सारी सांस वेंटिलेटर से ली जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस वक्त मेरी बैड लक में हॉस्पिटल में अकेली थी, घर का कोई नहीं था। पर आप मेरी ना ये ऑडियो कैसेट सुनने में मेरा बड़ा विश्वास है। जो कान में डालोगे वो आपकी जिंदगी में बहुत असर डालता है, इसमें मेरा बहुत विश्वास है। मैंने घर पे कॉल किया, रोते रोते मम्मी को बोला था, मम्मी एक टेप बनाओ। उस टेप में सब जने जो अरुण जी को मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज दो। अरुण जी उस समय कोमा में थे। हमने एक टेप बनाया। मम्मी ने बोला, बेटा चल आलू कचौड़ी बनाइए। गीता ने बोला, भैया पिज्जा खाने चलेंगे। मोनू ने बोला, पापा आई लव यू। मेरे फादर इन लॉ ने बोला, अन्नू बहुत सारे काम पड़े अभी तो, चल उठ जा, घर आ जा। ऐसे सबने बोला और वो टेप रिकॉर्ड मेरे पास हॉस्पिटल में आया। वहाँ मेडिटेशन रूम में बैठ करके मैंने पूरी 90 मिनट्स की कैसेट रिकॉर्ड करी थी। उठो अरुण जी, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, बहुत कुछ करना बाकी है, उठो उठो, बहुतों को आपका इंतजार है, उठो उठो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। फिर जाके डॉक्टर को दी कि ये टेप इनके कान में लगा दो। डॉक्टर ने बोला, ये नहीं सुन सकते। हमने कहा, जब सुन ही नहीं सकते तो आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे कहने से लगा दो। और मैं आपको बताऊं, वो टेप लगाया गया, 24 घंटे चलाया गया। हेड नर्स मेरी फ्रेंड थी, वो टेप बदलती थी। 24 घंटे चलाया गया। अगले दिन जब मैं आईसीयू में गई, मैं बस ऐसी झुकने वाली थी और अरुण जी ने आंख खोली, कोमा उनका छूटा। हालांकि बहुत बड़ा वो स्ट्रगल रहा। 12 साल ऐसे गए कि अरुण जी नहीं करवट ले सकते थे, ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते थे, पर राजा जैसे लेटे थे। उनको पता था मैं करके लेटा हूं। उनको पता था पैसा कमाने के लिए मेरी बीवी को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं मोदी केयर करके लेटा हूं। फ्रेंड्स, 6 साल तो ऐसे भी हुए, मैंने भी एक भी मीटिंग नहीं करी थी, कुछ भी नहीं किया था। पर उस पीरियड में, उस समय मेरा लगभग 5 लाख रुपए का चेक था। हर महीने बिना कुछ किए 5 लाख रुपए का चेक घर में आ जाता था। इसको कहते हैं सिक्योर्ड इनकम, इसको कहते हैं सिक्योरिटी। और इसको कहते हैं किसी ढंग की कंपनी का पार्टनर होना। ऐसी वैसी कंपनी जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, बुरा वक्त आता है, कंपनी कोई ना कोई बहाना बना करके आईडी ब्लॉक कर देती हैं। मोदी केयर और समीर मोदी जी का ही वो तो अपने आप में एक कमिटमेंट है, जिसके कारण इस तरीके की सिक्योरिटी आपको मिलती है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों को मोदी केयर का चेक आता है? जरा हाथ खड़े करेंगे। उस चेक पे ध्यान से देख के बताइए, क्या समीर मोदी जी के साइन है? नहीं। यही सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए मोदी केयर करने के लिए। जो छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची कंपनी होती है ना, इनके मालिक साइन करते हैं। उनके मालिकों के पास इतना टाइम होता है कि वो बैठ करके चेक साइन करते हैं, तो वो कितने छोटे होंगे। मोदी केयर का मालिक बहुत बड़ा है, 65,000 करोड़ का है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। और वहां एक मैनेजमेंट है संभालने के लिए, किसी एक व्यक्ति पे नहीं टिका है, सब मिलकर के कर रहे हैं। नो डाउट उस व्यक्ति का दिल चल रहा है, उस व्यक्ति का दिमाग चल रहा है, उस व्यक्ति का विजन चल रहा है, पर एक कॉर्पोरेट हाउस से जुड़ने में जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी का अपने आप में अलग मजा है। फ्रेंड्स,
12 साल, नो डाउट जैसा डॉक्टर ने कहा था कि ये वेजिटेबल रहेंगे वैसा नहीं रहा। अरुण जी बहुत बेटर हो गए थे, गाने गाते थे, पियानो बजाते थे, हंसते थे, अपने आप टीवी का चैनल चेंज करते थे, हा हा ही उनके कमरे से आती रहती थी। कभी मैंने उनको उदास नहीं देखा, कभी मैंने सपनों पे कॉम्प्रोमाइज करते नहीं देखा। और नो डाउट उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो रहा था। बट जो भी हुआ खैर, अभी उनके फादर का देहांत हुआ। उसके बाद जब वो हवन में थोड़ा ज़्यादा देर बैठ गए, उनको अस्थमा का अटैक हुआ, उनको हार्ट अटैक आया। ऑक्सीजन लेवल बॉडी में इतना कम हो गया कि वो स्ट्रोक आया और उनकी हार्ट की मसल सिर्फ 30% काम कर रही थी। एक दिन हम उन्हें तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि यहाँ की नस, उनकी जो सांस लेने की वो नली है वो कोलैप्स हो गई है। फ्रेंड्स, शायद भगवान ने सबसे बड़ा वक्त, मतलब मेरा एग्जाम लिया था, मेरा इम्तिहान लिया था। मुझे फैसला करना था कि वेंटिलेटर लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। जो कोमा में होते हैं ना, उनका भी वेंटिलेटर हटाना मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड तो आंखें खोल के देख रहे थे, ये बहुत मुश्किल था। तो भगवान ने साथ दिया, मैंने उन्हीं पे छोड़ दिया। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, अगले आखिर के 3 मिनट में ध्यान से सुनिए। मैं आईसीयू में गई, मैंने अरुण जी का हाथ अपने हाथ में लिया। उनका, अरुण जी आपको पता है इस बार थोड़ी सिचुएशन ज़्यादा खराब है, तो मेरा हाथ दबाया। कहा कि आपको पता है थोड़ा क्रिटिकल हो गया है, तो दोबारा हाथ दबाया। उनका, अरुण जी आपको पता है ये जो आपकी सांस लेने की नली है वो ऐसे ऐसे कोलैप्स हो गई है, डॉक्टर कह रहे हैं यहाँ पे ट्यूब डाल दो, ट्राइकोस्टोमी कर दो और वेंटिलेटर पे ले लो। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब दो। मैंने उनसे कहा घर चलो, एक वेंटिलेटर खरीदेंगे, अपने एक कमरे को आईसीयू बनाएंगे, ऊपर एक कमरा खाली पड़ा है उसमें 24 घंटे का एक डॉक्टर रखेंगे, और अगले 25 साल भी अगर मुझे किसी साइंस के चमत्कार का इंतजार करना पड़ा, मेरे चेहरे पर आप शिकन नहीं देखोगे। अरुण जी घर चलो। फ्रेंड्स, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। न्यूरो प्रॉब्लम जब घर में आ जाती है तो लोग थक जाते हैं। मैं 12 साल से कर रही थी और अगले 25 साल खुशी खुशी करने के लिए तैयार थी। इसके पीछे सारी ताकत मोदी केयर की थी, मेरी कोई ताकत नहीं थी। अरुण जी ने मना कर दिया, माने नहीं। हम उन्हें घर ले आए। घर में पता था अगले कुछ समय में कुछ भी हो सकता है। वो मास्क जिससे उनकी सांस तेजी से अंदर डाली जा रही थी टाइट था, नाक पे घाव होने लगा था। कहीं से भी ऐसा मास्क नहीं मिल रहा था जो यहाँ पे फिट हो सके। हमने स्पेशली वो मास्क लाखों रुपए में बनवाया। जब वो मास्क अरुण जी के चेहरे पे लगाया गया ना, तो आखिरी हंसी हंसे। उनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत पसंद था। मैंने उल्टा चश्मा बनवाया उस मास्क पे लगाने के लिए। ये मैं आखिरी 1 दिन पहले की बात बता रही हूँ, जब हमने उनके पलंग को ऐसे अपराइट करके उनको वो मास्क पहने हुए थे, ऊपर वो चश्मा लगाया, टीवी ऑन किया, तारक मेहता का चश्मा आया ना, तो करके दोबारा हंसे। तो मेरी एक बात समझ में आई, जिंदगी में सक्सेस ना आपके अपनों की हंसी से ज्यादा कहीं नहीं है। मैंने उस व्यक्ति को पसंद किया था क्योंकि मुझे उनकी हंसी पसंद थी, और मुझे मोदी केयर इसलिए पसंद है क्योंकि जिनकी हंसी मुझे पसंद थी, उनकी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं उनको मुस्कुराहट दे पाई। ये मोदी केयर की सबसे बड़ी जीत थी, ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। फ्रेंड्स, अरुण जी नहीं रहे, सबसे बड़े डेमो किंग बन के चले गए। वो बता के गए हैं कि पसंद आए तो कर लो, नहीं पसंद आए तो कर लो, समझ आए तो कर लो, नहीं समझ आए तो कर लो। आपको नहीं पता कि इस बिजनेस की आपको कितनी जरूरत है, पर इस बिजनेस की आपको जरूरत है, ये भगवान जानता है। इसलिए इस हॉल में आपको लाके बैठाया है, इसलिए मेरी ये बातें आपके कानों में जा रही हैं। इस बिजनेस को अभी कम से कम 2 साल सिर्फ सांस लो और मोदी केयर करो, जिंदा रखो खुद को और मोदी केयर करो। आपका सिर्फ 2 साल का संघर्ष आपको जिंदगी में वो सफलता दिला देगा जिसकी कल्पना भी आज आपने करी नहीं है, आप कर भी नहीं सकते। ये एक ऐसा बिजनेस है। अभी 15 दिन पहले मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। आखिरी शब्द भी उनके यही थे कि आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। जीना है तो ऐसे जियो कि आपके अपने आप पे गर्व करें, जीना है तो ऐसे जियो कि आपके अपने आखिरी सांस तक मुस्कुराते रहें। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, डेस्टिनी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने एक्शन आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सोच आप कंट्रोल कर सकते हो। मोदी केयर आप दिल लगा करके कर सकते हो। आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए और सफलता जो आपका हक है, जो आपका दायित्व है, जो आपके लिए बनी है, जो आपको थाली में परोस के दी जा रही है, इसका स्वागत कीजिए, इसको अपनाइए। फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।